हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और ये हमारी होगी इस सीरीज के आखिरी चैप्टर की बात, यानी कि लेसन नंबर 7 के ऊपर बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। लेसन नंबर 7 हमारे पास है क्या? फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो अब तक हम लेसन नंबर 6 में डिस्कस कर चुके थे कि थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है। अब हम इस चैप्टर में कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर फिजिकल फेडरलिज्म किस तरह का है। वो सब टॉपिक जैसे कवर हो जाएगा हमारा, यानी जैसे लेसन नंबर 7 के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, हमारी जो सीरीज है ये भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस सीरीज का आखिरी चैप्टर है ये, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के। पहला क्या? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। हमें फिजिकल फेडरलिज्म का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जो हमने डिस्कस किया भी था पिछली वीडियो के अंदर। याद है आप लोगों को? नहीं याद है? याद दिलाता हूं। फिजिकल फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब क्या था कि फाइनेंशियल पावर या फिर जो भी फंड है या फिर रिसोर्सेज है वो किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में एलोकेट होंगे या फिर डिफरेंट रीजन्स के बीच में एलोकेट किए जाएंगे। इसको हम फिजिकल फेडरलिज्म बोल के चलते हैं। अब सिर्फ हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर फिजिकल फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके का है। दूसरा, डिस्क्राइब द की एलिमेंट्स। हमें की एलिमेंट समझने होंगे ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया में फिजिकल फेडरलिज्म के की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और तीसरा और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिस्कस वेरियस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कि अलग अलग फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके के हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया, वो सब हम डिस्कस करने वाले। तो ये 3 हमारे क्या होंगे इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अब जैसे कि फिजिकल फेडरलिज्म आपको लोगों को पता ही है, तो उसका कंसेप्ट मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप लोग ऑलरेडी लेसन नंबर 6 में देख चुके हो। और उम्मीद है आप लोग सीरीज के हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज ही कवर कर रहे हो। अब हम डिस्कस करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, कि भाई की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं फिजिकल फेडरलिज्म के इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है जब हम बात करते हैं फिजिकल फेडरलिज्म की, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग गवर्नमेंट्स के बीच में। तो वही चीज है, पहला पॉइंट क्या आया, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, की फाइनेंशियल पावर जो है वो किस तरीके से डिवाइड की जाएंगी। हम सब जानते हैं 3 तरह की गवर्नमेंट मेनली इंडिया के अंदर काम करती है। पहली है सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी क्या है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी क्या है हमारे पास यहाँ पे लोकल गवर्नेंस, यानी कि लोकल गवर्नमेंट जहाँ पे कुछ जगह में जैसे कि रूरल एरियाज में पंचायती सिस्टम, और जो हमारा अर्बन सिटीज है वहाँ पे MCDs काम करती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं। तो अब समझते हैं किस तरीके से फाइनेंशियल पावर का डिवीजन यहाँ पे होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ क्लियर डेमोक्रेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर, कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं एक क्लियर एक चीज बनाता है कि भाई फाइनेंशियल पावर जो है वो डिवाइड की जाएगी। कोई भी सिंगल गवर्नमेंट जो है सारे फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये डिवाइड किस तरीके से होगी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, और फिर फर्दर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो है क्या कर देती है, फंड को एलोकेट कर देती है, पावर्स को एलोकेट कर देती है। द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लिस्ट द सब्जेक्ट्स अंडर 3 लिस्ट। यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट लिस्ट की बात करते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था। लिस्ट कौन कौन सी? पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर्स आते हैं जिसे कौन हैंडल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी कौन सी आती है, स्टेट लिस्ट, ये इसके अंदर वो मैटर आएंगे, यानी कि वो जुरिस्डिक्शन आएगा जो कवर होगा स्टेट के अंदर। तीसरा जो हमारे पास आता है कॉन्करेंट, यानी कि वो मुद्दे जो दोनों के अंदर ही आते हैं, यानी कि दोनों ही उन मैटर्स को डिस्कस कर सकते हैं या फिर उन मैटर्स को लेके एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। और यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया था कि अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, यानी कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्करेंट लिस्ट के किसी भी मैटर को लेके, तो सुनिए किसकी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बस, तो यूनियन लिस्ट में क्या आता है, मैटर्स एक्सक्लूसिवली
अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो मैटर जो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हक में आते हैं। स्टेट लिस्ट मैटर्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा क्या आता है, कॉन्करेंट लिस्ट मैटर्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लेजिस्लेट, जहां पे दोनों ही गवर्नमेंट की सुनी जाती है, सेंट्रल की भी और स्टेट की भी, जिनका मन कर रहा है उन मैटर्स पे वो जो है डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, टैक्सेशन पावर। तो अब तो हमने बात कर ली कि भाई फाइनेंशियल पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब बात करते हैं टैक्सेशन पावर की। तो बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर ऑफ लेविंग एंड कलेक्ट टैक्सेस, यानी दोनों के पास पावर है टैक्स को कलेक्ट करने की। सेंट्रल के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है टैक्स कलेक्शन का। द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस लेता है उसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो इनकम टैक्स, यानी कि एक देश के अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अंदर जो भी पर्सन्स इनकम जनरेट कर रहे हैं और वो जो अपनी इनकम पे इनकम टैक्स पे करते हैं, वो किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। एक मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करते हैं आगे हम। चलो फिर अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि इनकम टैक्स जो है ना वो कौन कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कस्टम ड्यूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। ऑन द अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट्स लेवी टैक्सेस सच एज सेल्स टैक्स। अब कोई भी सेल्स टैक्स आएगा, यानी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर स्टेट के अंदर होती है, कुछ गुड्स को खरीदा गया, कुछ गुड्स को बेचा गया, तो वो सब किसके अंदर आएगा, हमारे पास यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा। नाउ रिप्लेस्ड विद गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको फिलहाल अब हमने जीएसटी से रिप्लेस कर दिया है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सारे टैक्सेस की जगह एक ही टैक्स में कंपाइल कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, जीएसटी। इसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स है ना, जिसको हम प्रोडक्शन टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वैल्यू ऐड करने का मतलब क्या होता है कि ये प्रोड्यूसर का काम होता है वैल्यू ऐड करना। फॉर एग्जांपल अब मान लो कोई चाय बनाने वाला प्रोड्यूसर है, तो उसने कॉफी दूध यूज किया, बाकी रॉ मटेरियल्स यूज किए, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करी और एक नया प्रोडक्ट बना दिया। सेम ऐसे ही तो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रोडक्शन टैक्स आप समझ सकते हो। एंड स्टैम्प ड्यूटीज भी किस अंदर आती हैं, स्टेट के अंदर आती हैं। एंड रिवेन्यूज फ्रॉम दीज टैक्सेस, और जो भी इन टैक्सेस का रिवेन्यू होगा आर शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, लेकिन स्टेट को ये रिवेन्यू सेंटर के साथ भी शेयर करना पड़ता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स के मतलब कुछ रूल्स बनाए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई टैक्सेशन पावर की बात, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल पावर की बात। अब समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है। टू एड्रेस रीजनल इम्बैलेंसेस, रीजनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। अब बात ये, रीजनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, कई लोगों को ये नहीं पता होता। भाई रीजनल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं अब हमारा इंडिया जो है इसके अंदर बहुत से स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स हाईली डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप हैं, कुछ डेवलपिंग स्टेट के अंदर आते हैं, इसी को बोलते हैं रीजनल इम्बैलेंसेस। यानी कि कुछ जगह तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ जगह थोड़ी सी कम अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल पुअर क्वालिटी की फैसिलिटीज मिलती हैं। तो उस रीजनल इम्बैलेंस